नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट 2023 के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं और आगे जैसे भी यूजीसी नेट की परीक्षाएं लगेगी हम आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी संदर्भ में हमने सभी यूनिटों की लगभग चर्चा कर ली, लेकिन एक यूनिट ऐसा है जिसको हमने बिल्कुल छोड़ रखा है। लेकिन परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा उसको गहराई से पढ़ भी नहीं सकते और उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। कहने का भाव ये है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी ज़रूर पड़ेगी कि हम उसको थोड़ा-सा तो पढ़ लें। तो वो टॉपिक है भाषा विज्ञान का, ठीक है? कहने का अर्थ ये है, तो देखिए मित्रों, भाषा का जब हम प्रकरण स्टार्ट करते हैं, तो भाषा विज्ञान को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हिंदी भाषा का विकास और उद्भव एवं विकास हम जानेंगे, यूनिट नंबर 1। लेकिन उससे पहले हमें भाषा की बातें जानना ज़रूरी है और भाषा की बातें हम शॉर्ट समरी में भी जान सकते हैं और बड़ी रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान से प्रश्न आते हैं अलग से। अगर आपने पीजी किया है तो भाषा विज्ञान का अलग सब्जेक्ट भी चलता होगा आपके, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषा विज्ञान को भी हम पढ़ें। तो इसमें पहले भाषा क्या होता है और भाषा विज्ञान क्या होता है, देन के उसके बाद में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का उद्भव, ठीक है। उसके बाद में उसका विकास पढ़ेंगे। तो इन 2-4 बातों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। इसीलिए आपको इसे बड़े रूप में समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डायरेक्ट लेक्चर रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा कनेक्टिविटी लाइएगा और कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाषा का हम परिचय जान लें। भाषा का परिचय के रूप में यही है कि जो चीज़, जो ध्वनि बोली जाती है, भावों का विचार व्यक्त किया जाता है, वो भाषा है। अब भाषा की परिभाषा पे आ जाते हैं हम। भाषा की जब विशेषता जानेंगे ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भाषा की परिभाषा जब जानेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भाषा की परिभाषा कई व्यक्तियों से हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा संपूर्ण, देखिए, संपूर्ण रूप से परिभाषा थी जो सर्वमान्य परिभाषा है वैसे मानी जाती है, वो है संपूर्ण विश्व अपने भावों विचारों को वाणी के मौखिक रूप में सार्थक और मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वह भाषा है। यानी कि विश्व जो अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का, जिस साधन का प्रयोग करता है, वो भाषा है बस। मनुष्य अपने विचारों, अभिव्यक्ति, भावों को प्रकट करने के जिस साधन की आवश्यकता होती है, सहायता लेता है, वही भाषा है। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ पूछे तो भाषा जो है संस्कृत के भा धातु से बनी है। भा धातु का अर्थ होता है कहना और उसी से भाषा बनी है, ठीक है। भास धातु भी होता है एक, भास का अर्थ भी होता है बोलना, ठीक है। तो वक्ता, श्रोता, तो भाषा के कई प्रकार होते हैं। एक थोड़ा यहाँ से ऐसे समझ लीजिए आप कि विचारों की बात होती है तो विचार कैसे प्रस्तुत करते हैं हम, इशारा करके भी हमारी कोई बात होती है, ऐसा होता है इशारा। इसका मतलब है चुप हो जाओ, ठीक है। आंखें ऐसे कटाई। अब ट्रैफिक के संकेत होते हैं। आपने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट में जब छक्का चले जाता है तो ऐसे करते हैं एम्पायर, कभी ऐसे करेगा। वो सब सांकेतिक भाषा है, अपनी अपनी भाषा है। तो एक भाषा तो हो गई आपकी सांकेतिक भाषा, एक हो गई आपकी इंगित। और इंगित और सांकेतिक लगभग एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग होता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि इंगित और सांकेतिक वाले में एक में संकेत आते हैं और एक में चित्र इत्यादि आते हैं, ठीक है। और एक में क्या आता है, इंगित में हमारे इशारे, मुख मुद्रा इत्यादि आती है और एक में चित्र आदि में ये संकेत आते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, जैसे यहाँ जाना मना है इत्यादि इत्यादि। तो ये लिपि में भी आ जाता है, ये भाषा भी होती है आपकी इसकी विशेष, है ना। और एक होता है आपकी मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं, लिखित भाषा में उसके रूप में कुछ सुधार कर लेते हैं। जो लिपि होती है ना, उसको लिखित भाषा कहा जाता है, ठीक है। लिखित रूप होता है भाषा का। कहने का मतलब ये, चाहे रूप समझ लो आप लिख, और चाहे प्रकार समझ लो, भाषा के प्रकार हैं ये, ठीक है। अब इंगित भाषा कैसी होती है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो इशारों में समझाया जाता है, और वो होता है हाथ, पैर, सिंग, सिर इत्यादि के जो इशारे किए जाते हैं, वो। सांकेतिक या चिन्हित भाषा, दोनों अलग अलग है। इंगित भाषा, सांकेतिक या चिन्हित भाषा, ठीक है। अब सांकेतिक और चिन्हित भाषाएं कौन सी आती है, जो मैंने आपको ट्रैफिक संकेत बताए हैं। इसके अलावा जो हमारे सेना के सारे नियम, रूल, रेगुलेशन के संकेत हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का आपका है, आर्मी का चिन्ह है, आपका नेवी का है, और नेवी आर्मी की भाषाएं हैं, इनके जो कोड, डिकोड इत्यादि इत्यादि सब सांकेतिक है, ठीक है। जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं सांकेतिक, वो भी सांकेतिक है। कहते हैं ना कि किसी सांकेतिक भाषा में
इसको ये कहा जाता है। तो वो बात है। आगे एक भाषा आपकी जो आती है लिखित और मौखिक, वो मैंने आपको बता ही दी है। मानव मात्र की भाषा जो हम आपस में बोलते हैं, ये भाषा का प्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। जीव जंतुओं की भाषा भी होती है, अपने आप में भाषा होती है, इसको मान नहीं सकते, लेकिन गौण है, रूप है भाषा का, ठीक है। देश विदेश की भाषा आपस में दोनों देशों की भाषा चेंज हो जाती है, तो वो मानव मात्र की भाषा के अंदर आ जाती है। इसके अलावा प्रांत विशेष की भाषा आपकी आती है, तो वो भी भाषा के अंतर्गत आती है। वर्ग विशेष की भाषा आती है, सब अपने अपने हिसाब से भाषा करते हैं। यानी भाषा को कई रूपों से बांट सकते हैं आप। व्यक्तिक भाषा अपनी, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में आप रे को ल बोल सकते हैं, किसी का अगर कोई तोतला है तो, ठीक है, और मैं रे को र बोल सकता हूँ अगर ज़्यादा दबाव डाल के बोलता हूँ तो, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अलग अलग भाषाएं होती है, तो वो कौन कौन सी होती है? शारीरिक, सांकेतिक, पशु पक्षी आदि की, और मानव मात्र की भाषा। मानव मात्र की भाषा को फिर भाषा के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है, उसी को भाषा कहा गया है, लेकिन उसमें ही सबको इंक्लूड कर दिया गया है, सांकेतिक को और मुद्रा आदि को, और एक चित्र आदि को भी, ठीक है। चित्र आदि को सांकेतिक में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है भाषा की परिभाषाएं हम जानने चाह रहे थे, लेकिन भाषा की परिभाषाएं जानने से पहले एक भाषा के बारे में, अर्थ के संबंध में बात जान लेते हैं। तो भाषा का अर्थ क्या है? भाषायाम व्यक्त्यायाम, भाषा या भाष्यते व्यक्तवाग्य रूपेण अभिव्यक्ति इति भाषा, ये परिभाषा है पुराने व्यक्तियों की। यानी मुख्यतः भाषा शब्द से क्या होता है? मानवीय वाणी का वहन होता है, क्योंकि शब्द व्यक्त भाषा के सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। अब भाषा की हम परिभाषाएं जान लेते हैं, तो पुराने विद्वानों के हिसाब से जानेंगे। मैंने आपको भाषा की परिभाषा इत्यादि इत्यादि एक वीडियो में और बताया था, लेकिन वो जनरल के हिसाब से बताया। अब ये यूजीसी नेट के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। अनेक विद्वानों ने भाषा की परिभाषाएं दी है। भाषा की परिभाषा देने में क्या क्या किया वगैरह वगैरह वो सब छोड़ देते हैं, सीधा परिभाषा पे अपन आते हैं। परिभाषा में हम सबसे पहले जानेंगे पतंजलि की परिभाषा। महाभाष्य पतंजलि का ग्रंथ है। महाभाष्य के अनुसार व्यक्त्यायाम, देखिए नोट कर सकते हैं आप, व्यक्त्यायाम वाची वर्णा येन सा इतमेस्मिन् व्यक्तिवाचे, यानी व्यक्तिवाचन के रूप में जो भाषा होती है वो भाषा। इसका अर्थ समझ लीजिए, पशु पक्षियों की भाषा अव्यक्त है और मनुष्य की भाषा व्यक्त है, इसीलिए भाषा का क्या है? व्यक्त भाषा। महाभाष्य के अनुसार व्यक्त भाषा या व्यक्त वाणी का रूप ही, वाचन का व्यक्त रूप ही भाषा है। इन्होंने ये कहा है, क्या कहा है? व्यक्त्यायाम यानी व्यक्त की हुई, वाची यानी बोली हुई, वर्ण यानी जो बोली जाने वाली ध्वनि, ये साम इत्यस्मिन् व्यक्तिवाची, यानी यही सब व्यक्तिवाची हैं, यानी ये सब भाषा है। ओके, मंगलदेव, डॉक्टर मंगलदेव है, सॉरी, हाँ, इन्होंने क्या है, महाभाष्य के अलावा और भी लोगों ने दी है परिभाषा, और वो परिभाषा आपको जब हम काव्य शास्त्र बताएंगे तब मिल जाएगी। इसके अलावा सभी ने लगभग लगभग अपनी परिभाषा दी है, तो ज़्यादा पुराने विद्वानों को नहीं पढ़ते हैं, फिर हम आधुनिक विद्वानों पे आ जाते हैं। तो मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टाओं के व्यापार को कहा जाता है जिसमें उच्चारण, ठीक है, जिसमें उच्चारण शरीर के अवयवों और उच्चारण वर्णनात्मक व्यक्त शब्दों को अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी कि अब कहने का मतलब यह है कि अपने इशारे और अपने भावों को वर्णों से प्रकट करता है, बस यही बताया मैंने अपने आपको। बाबू राम सक्सेना जी कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का विनिमय करता है, उसे समिष्ट बड़े रूप में, यानी समिष्ट यानी बड़े रूप में भाषा कहा जाता है। अब मुख्य परिभाषा है जो नोट कर सकते हैं आप, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के जिस विषय में अपनी इच्छा मति का आदान प्रदान के लिए, इच्छा गति या मति, कुछ ऐसे कहा है इन्होंने, गति के आदान प्रदान के व्यक्त संकेतों का उपयोग करता है, उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा सुन लीजिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भाषा उच्चारणों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय या दृष्टिगत ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के आपस में एक विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है, भाषा कहा जाता है, ठीक है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा अपने विचारों का या मनोभावों का दूसरों को के प्रति बहुत
भावों को दूसरे के प्रति, देखिए दोबारा सुन लीजिए, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, यहाँ तक नोट डाउन, जिसके द्वारा अपने विचारों का या मनोभावों को दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं हम। ठीक है, यानी विचारों और भावों को दूसरों के सामने सरलता से प्रकट कर सकते हैं अपने विचार। डॉक्टर सुकुमार सेन है, कुमार सेन नहीं, सुकुमार सेन, अर्थवान कठोवर्णीय ध्वनि समिष्ट ही भाषा है, यानी कि अर्थवान कंठोदगीर्ण, यानी कंठों से निकली हुई अर्थवान ध्वनि ही भाषा है, बहुत बड़े रूप में है, बस ये कहा है। अब पाश्चात्य विद्वानों के हिसाब से देख लेते हैं, और भाषा को एक और कहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने कि क्या है कि भावों का वांग्मय रूप ही भाषा है, ऐसा भी कहा है। कई और विद्वान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने भी भाषा का कहा है। ठीक है, और अब जानते हैं आप पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा। प्लेटो और सोक्रेटिस ने क्या कहा है? विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है, विचार और भाषा दोनों में लगभग समानता बताई है। विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, जबकि वह ध्वन्यात्मक होकर ओठों से प्रकट हो जाती है तो भाषा, यानी विचार ध्वनि तक आ जाता है लेकिन प्रकट नहीं होता है, जब प्रकट हो जाता है तो भाषा है, कहने का अर्थ ये है। इन्होंने कहा है प्लेटो ने। अब स्वीट क्या कहते हैं? डॉक्टर स्वीट की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, प्रोफेसर स्वीट है, डॉक्टर स्वीट भी थे। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा एक बार वापस सुन लीजिए। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा वर्णों का स्पष्टीकरण ही भाषा है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, किसी भी रूप में हैं, ये डॉक्टर स्वीट की परिभाषा आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं या फिर आपने कोई भी डीएलएड वगैरह जैसी डिग्री करी है, तो भाषा की परिभाषा आपको वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। और आप अगर टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी फील्ड में जा रहे हैं तो भी भाषा की परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी। अब गुणे ने लिखा है, गुणे की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है। संकेत मतलब चिन्ह, बस। और इनके अलावा एक मुख्य परिभाषा जो महन मिलती है वो क्या है? एक संगठनात्मक तरीके से सारे विद्वानों ने, भाषा शास्त्रियों ने एक भाषा की परिभाषा क्या दी वो मैंने पहले ही बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ। भाषा उच्चारणों अवयवों से उच्चरित या आच्छादित वाचित संकेतों की पद्धति है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें भाषा एक पद्धति, भाषा एक सांकेतिक, भाषा एक वाचिक ध्वनि, भाषा एक यादृच्छिक, इन सभी को समझना आवश्यक है। ठीक है, अब भाषा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम समझ सकते हैं। क्या है कि भाषा एक पद्धति है, सब समझते हैं। सुसंबद्ध जो है व्यवस्थित योजना को ही भाषा कहा जाता है। पद्धति मतलब चली आती है, सही है। भाषा अगर रुक जाएगी तो भाषा नहीं चलेगी। ठीक है, और संगठनात्मक है, सभी इसमें बात है। भाषा सांकेतिकता है, भाषा संकेत के बिना नहीं चलती है, सही बात है। अगर कुछ चीज़ें संकेत उसमें इंक्लूड हैं तो भाषा अच्छी बनी रहती है। भाषा वाचिक और ध्वनि संकेत है। भाषा में ध्वनि संकेत बताए मैंने आपको, ध्वनि संकेत है। भाषा यादृच्छिक संकेत, यानी कि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनका अलग अर्थ है, वो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल संकेत होते हैं, जैसे चुप करने का संकेत, ऐसे डराने का संकेत। ये संकेत तो है ही है, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी संकेत है जिनको भी हम भाषा कहा देते हैं। जैसे कि भाषा में लिखा है कि कौवे उड़ रहे थे, या फिर ऐसे कहा चील कौवे मंडरा रहे हैं, गिद्ध मंडरा रहे हैं, तो मतलब खतरा है, ऐसा इस प्रकार की भाषा। या फिर कुछ और छोटे मोटे संकेत है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो सांकेतिक संकेत है उनकी भाषा है। रेड क्रॉस सोसाइटी का संकेत हुआ, फौज की बातें हुई, और भी विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार के संकेत। ठीक है, अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बहुत बड़े भाषा शास्त्री हैं, इनके भी एक विचार विशेष हैं। वैसे डॉक्टर सुकुमार सेन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी के हम पढ़ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। देखिए, भाषा बोलने वाले के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, और भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। ये भाषा की आप चाहे परिभाषा मान लीजिए, चाहे भाषा की विशेषता मान लीजिए, चाहे एक भाषा की एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात मान लीजिए। भाषा निश्चित प्रत्यय के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणों अवयवों से निकलती ध्वनि
समाविष्ट होती है। ठीक है, यानी कि भाषा जो है कुछ विशेष बात लेकर के स्टार्ट होती है और कुछ विशेष अर्थ दे करके सामने वाले को जाती है। एक ऐसी ध्वनि है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ और संज्ञा ध्वनि शब्द सार्थक होते हैं, किंतु सभी शब्द सार्थक होते हैं, किंतु उनके भाव विचारों में अभिव्यक्ति में कोई सहजता संबंध नहीं होता। यानी भाषा के सभी चीज वो होते हैं सार्थक, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध हो ये जरूरी है। भाषा एक व्यवस्था होती है जिसके अपने नियम होते हैं, अपने सभी बोलने वाले उसे परिचित होते हैं, तभी जाके भाषा भाषा बनती है। सब जानते हैं भाषा का विकास कैसे होता है। पहले एक साधारण बोली होती है, मतलब एक क्षेत्र विशेष की बोली छोटी सी, फिर वो बोली होती है बड़े क्षेत्र विशेष की, फिर बोली के बाद में वो उपभाषा होती है, एक उपबोली होती है छोटे से विशेष की। उस उपबोली को आजकल स्वरूप में नहीं माना जाता है इसलिए। फिर उपभाषा होती है, फिर उपभाषा के बाद में उसका व्याकरण और साहित्य जुड़ता है, तब जाके वो भाषा होती है। खड़ी बोली ही तो थी हमारी हिंदी, बोली आज तक भी लगा रहा है उसकी भाषा में। ठीक है, भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और ये बोली और समझी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भाषा का आधार क्या है, यानी भाषा का जो वर्गीकरण है, भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे सुनी जाती है, उसका आदि क्या है। तो भाषा एक तरीके से, मतलब भाषा को जो वर्गीकृत किया जाता है वो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब भाषा परिवार का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। एक तो होता है भौतिक। भौतिक का मतलब है कि जो मानव पदार्थ है, मानव के द्वारा जो बातें चलती है, मानव ने ही जो निर्मित करी है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे बोलने के आधार पर और कुछ ध्वनि को संकेत हैं आपस में बोलने के आधार पर बदल जाते हैं, तो वो होता है एक तो। और एक होती है मानसिक, यानी कि आत्मा से जो बातें चलती है वो बदल जाती है। यानी कि चीनी की जो भाषा है वो मानवीकृत नहीं है, बोलियों के आधार पे नहीं है, वो भावों के आधार पे है और उसको चित्रों के हिसाब से बता दिया जाता है। ठीक है, तो भाषा का प्राण मानसिक आधार को ही माना जाता है, इसी से इसका जन्म हुआ माना जाता है। अच्छा ठीक है साहब, हाँ तो मतलब भावों से ही तो भाषा का जन्म हुआ है और अपने अपने अनुभवों से व्यक्त और प्रकट होती है। और पाणिनि ने क्या कहा है, आत्माया बुद्धिम्याम सत्यमेव अर्धे मानव युक्ते ही युक्तम विचक्षणा मन कार्य गृह्णते न प्रश्न मारुते। यानी आत्मा अपनी बुद्धि द्वारा विभिन्न विषयों को जानकर उन्हें व्यक्त करने के लिए मन का आदेश आता है। तत्पश्चात मन शारीरिक शक्ति को शारीरिक शक्ति प्राण वायु और जैसी प्रदान करती है, इसी प्रकार श्रोता के अंदर भी ध्वनि को कानों में सुनने जाने के पश्चात मन के बिंबों का निर्माण करती है और यही भाषा है। ये पाणिनि की परिभाषा है और जरूरी थी पाणिनि की परिभाषा, क्योंकि वो व्याकरण शास्त्री थे। ठीक है, अब भाषा की जो है हम परिभाषा या प्रकृति जो कह सकते हैं वो जान लेते हैं। कैसे? भाषा विज्ञान में भाषा के टॉपिक लगभग हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम भाषा परिवार, उसके बाद में हिंदी भाषा का विकास। तीनों तो कम से कम चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, इसके बाद में ही ये टॉपिक हो सकता है। तो भाषा ध्वनियों का समूह है, सब जानते हैं ध्वनियों का समूह ही तो है भाषा। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है और ध्वनियों के जो चिन्ह है वो है, तो ध्वनि चिन्हों का समूह भी भाषा कह सकते हैं। लेकिन ध्वनि चिन्हों का समूह हम लिपि बोल देते हैं फिर उसको, है ना। तो भाषा का लिखित रूप जो है वो लिपि है। तो उसमें क्या है कि समूह तो है लेकिन व्यवस्थित समूह है भाषा, बस ये समझ सकते हैं हम, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सभी की अलग अलग ध्वनि होती है तो सभी की अलग अलग भाषा होती है, लेकिन सार्थक है। भाषा आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है, यानी सही बात है। नवीन होती है भाषा, पुरानी चीज़ें हैं जो भाषा में बदल दी जाती है, और सामाजिक वस्तु है लेकिन सभी के लिए काम आती है। भाषा अलग से नहीं होती है, भाषा में कभी भी कोई अपना विशेष अर्थ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाषा रूढ़ है वहीं पे रह गई तो रह गई। ठीक है, बदल दी जाती है, कई चीज़ें बदल दी गई है। जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो री बड़ा वाला था संस्कृत में और हिंदी में, उसको लिया नहीं गया सारी चीज़ें संस्कृत के लिए, फिर भी उसको नहीं लिया तो नहीं लिया तो नहीं लिया, एक प्रय की तरह और आता था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मनुष्य व्यक्ति होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, सही बात है। समाज शास्त्र में आप पढ़ेंगे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में जो बोलचाल में काम आती है वो सारी चीज़ें सामाजिक है, तो भाषा भी काम में आती है। कोई बात इसमें बड़ी नहीं है, इस बात को जितना आप खींच सकते हो खींच लो, लेकिन सामान्यतः बात यही है, भाषा अर्जित संपत्ति है। बिल्कुल, दैट्स इट। कहने का अर्थ ये है कि भाषा अर्जित इसलिए है कि भाषा को अपने आप नहीं पा सकता आदमी। कहीं भी आदमी अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसकी कोई और भाषा है,
लेकिन भाषा वो दूसरी सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। हम अंग्रेजी सीख लेते हैं, हमारे यहाँ पे कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है फिर भी, तो ये भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक है, ये भी बात सही है। भाषा पैतृक कैसे है कि भाषा हमको हमारे पूर्वजों से मिलती है। जो हम आज भाषा बोल रहे हैं हिंदी, वो हमारे पूर्वजों से मिली, लेकिन उन्होंने भी कहीं से अर्जित की होगी, इसीलिए वो अर्जित संपत्ति है। संपत्ति कैसे है कि वो हमारी अपनी है, उसको हम छोड़ते हैं तो दूसरे के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। भाषा पैतृक होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, और भाषा अर्जित भी होती है लेकिन फिर भी संपत्ति होती है। संपत्ति को अर्जित कर सकता है क्या? अर्जित करता है, लेकिन पैतृक होती है क्या? यानी कि हमको भाषा दान में भी मिली हुई चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। संपत्ति होते हुए भी अर्जित करनी पड़ती है, सही बात है। संपत्ति मतलब ऑलरेडी होती है ना, वो उसको संपत्ति बोलते हैं हम। तो संपत्ति होते हुए भी हमको अर्जित करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे अर्जित करनी पड़ती है? जैसे कि हम आज हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन अपने आप हम नहीं सीखेंगे, उसको हम सीखेंगे ना जब आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे ना इस चीज को, बीएड वगैरह में, तो आप समझेंगे कि भाषा अर्जित कैसे की जाती है। बच्चा जब सब कुछ सीखता है तो बोलता भी है, बोलना भी सीखता है, लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा या फिर उसको कोई सिखाएगा नहीं तो कतई नहीं सीखेगा। चाहे उसके माता पिता आपस में बात करते हो, बच्चा नहीं करता हुआ तो नहीं करेगा, ठीक है। बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो, वहाँ कैसे अपने आप भाषा आ जाएगी? पैतृक कैसे हुई? माता पिता से तो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन अगर उसको जंगल में छोड़ दोगे तो वो कतई भाषा से समझ नहीं पाएगा, जंगल के लोग भाषा सीख जाएगा। धारावाहिक सीरियल नहीं आते हैं कि आपके छोटा भीम का आता है, और ये और भी आता है कई चीज़ें, तो वो जंगल की भाषा सब समझ जाते हैं। पैतृक नहीं होकर अर्जित है, ये कैसे हुआ भाई? ठीक है, पैतृक भी है और अर्जित भी है। पैतृक नहीं होकर अर्जित है, यानी कि अर्जित करना पड़ता है, लेकिन वो मिलती भी है कुछ भाषा उसमें से, लेकिन इसको अर्जित ज़्यादा कह सकते हैं, पैतृक नहीं, क्योंकि इसको सीखना पड़ता है। हमें मिलती तो है लेकिन सीखना ज़रूर पड़ता है, आपको अर्जन करना पड़ेगा। और अर्जन कहाँ से होता है? घर, परिवार, देश, समाज, सबसे होता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि परिवार से ही होता है, देश से भी होता है, समाज से भी होता है। समाज में ऐसे वर्ड है जो आपको अभी सीखने को मिले होंगे। आप अभी आ रहे हैं तो आप कॉलेज में जाके भी कुछ सीख सकते हैं भाषा में, ठीक है। कई वर्ड ऐसे हैं जो हमने पीजी करते हुए, नेट करते हुए सीखे हैं। कई वर्ड ऐसे हैं जो बीएड करते हुए भी सीखे हैं। तो ऐसी बात है, भाषा हमको सीखते रहते हैं और निरंतर। इसी बात पे एक विशेषता इसकी आ गई कि भाषा निरंतर एक प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, इसमें निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा सतत होती है, भाषा व्यापक होती है, भाषा निरंतर होती है। व्यापक मतलब सब जगह पे फैली होती है, भाषा का कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, ठीक है। निरंतर कैसे होती है? भाषा में कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। जैसे कि संस्कृत थी तो वो संस्कृत जो है वो आज हमारी मूल भाषा थोड़ी रह गई, भाषा बदल गई ना। हिंदी में कोई चीजें हैं वो चेंज हो गई है। पहले डे के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती थी, डे के नीचे बिंदी लगा के उसको थोड़ा और स्वर में बदलाव कर दिया है। अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आपको सब कुछ इसमें पता होगा कि भाषा परिवर्तनशील कैसे है, ठीक है। भाषा स्थिर और गतिशील है। स्थिर कैसे है भाई? स्थिर ऐसे है कि भाषा जब एक जगह हो जाती है ना प्रविष्ट, तो वहाँ की भाषा बदलना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आपको अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के बनाना बहुत मुश्किल है, वो स्थिर भाषा हो गई। लेकिन गतिशील कैसे है कि बदल रही है ना भाषा। बदल कैसे रही है कि आप यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, दिल्ली की तरफ कुछ और बोलेंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ कुछ और बोलेंगे। भाषा हिंदी ही है, हिंदी के अलग अलग रूप है ना, तो बदल नहीं रहती है। लेकिन आप यहाँ हिंदी बोल रहे हैं ना, वो अलग हिंदी है, और आप विदेश से हिंदी सुनोगे वो हिंदी है, लेकिन उनकी भाषा बोलने की अलग ही तरीका है। हिंदी को हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलेंगे ना अपन, तो वो बोलेंगे है हिंदी, वो भी हिंदी है, उच्चारण में आ रहा है फिर भी, इसलिए बदलाव है, ठीक है। भाषा भाषा का संबंध मनुष्य है, सही बात है, लेकिन भाषा का संबंध जानवरों से भी हो गया है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया। भाषा जटिल से सरल की ओर चलती है, सही बात है। पहले भाषा जटिल ही लगती है, जब बच्चा सीखता है ना तो जटिल ही लगती है बहुत, कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या इशारे कर रहे हैं ऐसे, क्या आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो पहले आंख दिखाना ही सीखता है आपको बच्चा, ठीक है। तो जब आप बाल विकास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ेंगे भाषा की। तो जटिल होती है पहले, फिर सरल होती है, ठीक है। और फिर भाषा में परिवर्तन के कारण होते हैं, भाषा परिवर्तन अपने अपने होते रहते हैं। क्या परिवर्तन है? मानसिक कारण होते हैं, शारीरिक कारण होते हैं, और प्रयत्न, सादृश्यिक और लाघव इत्यादि, मतलब ध्वनि के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं, बोलने के आधार पर होते रहते हैं। मन से भी कुछ लोग बाग परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत गलतफहमियां हमारे हिंदी भाषा में पड़ी रहती है। जब लिपि और भाषा की चर्चा चर्चा चलेगी तब बताएंगे आपको।
भाषा में परिवर्तन के साथ स्थिरता कैसे है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। भाषा स्थिर और गतिशील दोनों है, वो भी बात हो गई आपकी। गतिशील मतलब चलती रहती है, चलायमान है, भाषा ट्रांसफर होती रहेगी। मैं सीखा, बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे। और स्थिर कैसे है कि भाषा उनकी हिंदी रहेगी, ठीक है, पैतृक भाषा हिंदी अपने आप रहेगी। जैसे कुछ शब्द हैं, कृष्ण बोलते थे, कोई कृष्णाई बोलने लग गया आजकल, सुना है ना आपने। धर्म का धर्म बोलते थे, कभी धर्म हो गया, अब धर्म हुआ ना, धर्म और धर्म बोलते थे। तो ऐसे है, भाषा का एक और परिभाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। सही बात है, पहले मिलते हैं, फिर धीरे 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 भाषाएं बिछड़ जाती है। एक भाषा थी संस्कृत, संस्कृत से कितनी भाषाएं निकल गई आपकी। तो भाषा का क्या है, कई तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। आकृति मूलक वर्गीकरण भी होता है एक, और एक अयोगवाह संयोगवाह से कैसे, और भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण होता है। तो भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण होता है जो भाषा परिवार के आधार पर होता है, ठीक है। भौगोलिक आधार का मतलब वातावरण और भौगोलिक आधार पर होता है, ये ज्योग्राफिकल इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। भूगोल के आधार पर कैसे होता है, वहाँ के वातावरण और उसकी भाषा के हिसाब से, ठीक है। और अयोगात्मक उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि को जोड़ जोड़ करके भाषा में परिवर्तन कर दिया जाता है ना, यानी कि उत्तम और अति उत्तम, सर्व लगा दिया, सर्वोत्तम। एक ही तो था, उत्तम ही तो शब्द है, और उसके अर्थ एक हिसाब से अलग अलग हुए कि नहीं हुए आपके समक्ष, यही बात है। संयोगात्मक कैसे है कि वो चलती रहती है भाषा, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्गों का प्रयोग तो होता है, लेकिन संसार की इससे भाषाएं बहुत सुंदर हो जाती है। मतलब संसार की सारी भाषाएं इसमें आती है। कैसे कि विभक्ति मिलती है, इसमें संस्कृत में मिलती है ना, विभक्ति मिलती है, धातु रूप इत्यादि का रूप अलग अलग चलता है, सबका अलग अलग चलता है, लेकिन इसमें हमारी इधर कम है। तो ये है संयोगात्मक। और वियोगात्मक को मैंने आपको बताया है, लेकिन वियोगात्मक का मतलब है कि हर शब्द का अलग अलग अर्थ समझना, और संयोगात्मक का मतलब है कि एक ही शब्द को बड़े बड़े रूपों में समझना, ठीक है। चीनी भाषाओं में भी ऐसा ही होता है, चीनी भाषा में होता है, और भी बहुत सारी भाषा है जो अयोगात्मक भाषा है आपकी। अब भाषा की प्रकृति और अन्य विशेषताएं जो अन्य विद्वान हैं नए हमारे हिंदी के, उन्होंने क्या क्या दी है, उनके हिसाब से कुछ पढ़ सकते हैं आप, अन्यथा इनमें से ही काम चला सकते हैं। देखिए, भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप पे जब हम चर्चा करते हैं, विशेषताएं, प्रकृति, स्वरूप आपको बड़े रूप में एक ही लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इनको एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे इनका, तो ये अलग 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 लगते हैं आपको, ठीक है। तो क्या है, श्याम सुंदर दास जी का जानते हैं। पहले हमने जाना था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का, अब श्याम सुंदर दास जी का मत जान लेते हैं। भाषा रहस्य में उन्होंने कहा है कि ग्रंथ लिखा है, उन्होंने एक शीर्षक से निबंध टाइप में लिखा है, भाषा रहस्य नाम से। उन्होंने क्या कहा है, ये पंक्ति आप यूं के यूं सुनिए। प्रारंभिक काल में समस्त जटिल एवं स्थूल रहती थी भाषा, धीरे धीरे वह सरल, सुधार, सूक्ष्म और सुकुमार होती है। विज्ञान एवं इतिहास एक से बिखरकर अनेक हो जाते हैं, साक्षी देते हैं। इस कथन के संबंध में कुछ और विशेषताएं भी इनकी हैं। यहाँ तक कथन था, क्या था, भाषा प्रारंभिक काल में समस्त जटिल एवं स्थूल रहती है, धीरे धीरे वह सरल, सूक्ष्म और सुकुमार होती जाती है। विज्ञान एवं इतिहास एक से बिखर कर अनेक हो जाते हैं, ये इनके साक्ष्य देते हैं। कुछ इस प्रकार से ये कथन है। तो इस कथन को संपूर्ण करने के लिए, इस कथन को समझने के लिए ऐसे अनेक विशेषताएं इन्होंने भी दी थी पहले। क्या, भाषा सार्थक प्रतीकों का समूह है। सही बात है। ये प्रतीक ध्वनि चिन्हों के रूप में विभिन्न वस्तुओं, भावों की सूचित और क्रमबद्ध इंगित करते हैं। सही बात है। ध्वनि चिन्ह होते हैं वो किसी की तरफ इशारा ही तो करते हैं। हट, बोला मैंने, हट, हट का मतलब वहां से हटना है, इशारा है ना अपने आप के लिए। भाषा प्रकृति में क्रमबद्ध वस्तु है। भाषा की कुल इकाई, सॉरी, भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है, कुल इकाई मतलब एक संपूर्ण इकाई, वो है वाक्य। वाक्य मिलकर बनाते हैं भाषा को, मतलब भाषा की जो लिखित चीज है वो सारी वाक्य बनाते हैं। वाक्य से छोटी 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 इकाइयों में हम तोड़ते हैं। वाक्य से शब्द, शब्द से अक्षर, अक्षर से वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सबसे बड़ी वाक्य, ठीक है। अब जिसमें शब्दों को विशेष अर्थ देने के लिए एक सुनिश्चित क्रम में लिखा जाता है। सही बात है। हर भाषा की क्रमबद्धता का गठन होता है। क्रमबद्धता शब्दों के स्थान पर या रूपात्मकता प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि क्रमबद्धता होती है तभी जाकर के वो भाषा होती है, नहीं तो कुछ नहीं है। राम जाता है लिखा है मैंने, तो जाता है राम लिखोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा उसका। भाषा की यही खासियत है, क्रमबद्ध होती है जरूर, ठीक है। हमेशा अपूर्व, स्वच्छंद और गतिशील प्रकृति उसके
उसके भी पूर्ण नहीं होने देती है। जो भाषाएँ पूर्ण हो जाती है वे वास्तव में ग्रहणीत होती है, यानी कि पूर्ण भाषा बहुत मुश्किल से हो पाती है चलते-चलते। वो व्याकरण के जटिल बंधन में बंधकर वो परिष्कृत परिमार्जित होती रहती है भाषाएँ। कहने का अर्थ ये है, भाषा कभी बाँझ नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? ये डायलॉग आता है, मतलब बहुत से विद्वानों ने इस पर विचार-विमर्श किया है और इसको परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिला है कि भाषा बाँझ नहीं होती है कि क्या मतलब है? बाँझ का मतलब ऐसा होता है कि जिनके संतान नहीं होती है, तो भाषा के संतान होती है क्या? अब आप पूछोगे कैसे होती है? होती है। संस्कृत ये समझ सकते हैं हमारी हिंदी की दादी-नानी है। उसके बाद में कई भाषाएँ आई, अपभ्रंश आई, खड़ी बोली आई, तब जाके हमारी हिंदी आई। तो ऐसे है, भाषा बाँझ नहीं होती। हिंदी से भी कई भाषाओं का जन्म होगा, आप देखते रहिएगा, और कई भाषाओं से मिलकर ही तो हिंदी बनी है। इसके अलावा अनेक छोटी-छोटी जो भाषाएँ मिल रही है, ये हिंदी के अंदर आती है, ठीक है? अब भाषा खड़ी बोली नहीं है, आपकी भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी की शाखा खड़ी बोली है, हिंदी की शाखा राजस्थानी है, हिंदी की शाखा बिहारी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है? इनकी संतान ही तो कह सकते हैं हम। भाषा बाँझ नहीं होती, ये डायलॉग किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। भाषा का वंशानुक्रम और इतिहास होता है ना, मैंने आपको बताया अभी। तो भाषा का स्वरूप उसके साहित्य महत्व के साथ-साथ कालक्रम के विकास को दर्शाता है। अब हम मानते हैं कि भाषा विज्ञान क्या है, हम जानते हैं भाषा विज्ञान क्या है। हम ये मानते हैं कि भाषा एक चीज़ होती है जो पढ़ी जाती है ज़रूर, तो उसके आधार पर उसका विज्ञान सेट किया होगा। तो जी हाँ, भाषा विज्ञान क्या है? आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो भाषा विज्ञान आपका कोई ख़ास प्रकरण है नहीं है, लेकिन भाषा तो आपका प्रकरण ज़रूर है। हिंदी भाषा है तो भाषा उसमें से पढ़ना ज़रूर है। लेकिन बस कुछ थोड़ी-सी इसमें चीज़ समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान क्या होता है, और इसको प्रकरण को यहाँ आगे हम भाषा की ओर बढ़ाएँगे। कहने का अर्थ ये है कि भाषा विज्ञान में जब हम ये पढ़ेंगे कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो भाषा विज्ञान क्या है थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। भाषा विज्ञान का अर्थ है वह विज्ञान, कला विज्ञान या शास्त्र ज्ञान के शब्दों का प्रयोग नहीं करके क्या है कि भाषा विज्ञान कहने का अर्थ ये है कि ये पाश्चात्य की तरफ से आया है। भाषा विज्ञान का शब्द ऐसा माना जाता है, ये एक शास्त्र है जो भाषा को दर्शाता है, ठीक है? नॉर्मली तो ये कहा जाता है। और इसका क्या है, विलियम जोन्स ने भी परिभाषा इसकी दी है। इसको क्या फिलोजी कहा जाता है, कॉम्पिटेटिव फिलोजी। और भोलानाथ तिवारी जी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आदि प्रमुख विद्वानों ने भाषा के संबंधित तत्वों की विवेचना की है, ठीक है? तो क्या है इसकी परिभाषा जानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा विज्ञान की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके द्वारा की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। यानी भाषा की वैज्ञानिक बात करता है, उसकी उत्पत्ति की बात करता है भाषा की, उसकी बनावट की बात करता है, उसके विकास की बात करता है। कौन? भाषा विज्ञान, ठीक है? करती है मतलब। डॉक्टर मंगलदेव कहते हैं कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना एवं इतिहास का अत्यंत भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं के वर्ग और सामूहिक मान्यताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन और विवरण पढ़ा जा सकता है। यानी कि भाषा का तुलनात्मक और दूसरी भाषाओं से तुलना, और अपनी भाषा का विकास और अपनी भाषा को कैसे बढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाए, तो वही भाषा विज्ञान है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत, परिभाषा नोट कर सकते हैं आप, जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, अध्ययन के सहारे क्या क्या जाना है, भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास का सम्यक व्याख्या करते हुए उन सभी के विषय का सिद्धांत निर्धारित हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं, ठीक है? देवेंद्र शर्मा कहते हैं भाषा विज्ञान की भूमिका में भाषा का सीधा अर्थ ये बताते हैं कि भाषा का विज्ञान और विज्ञानों का अर्थ विशिष्ट ज्ञान, इस प्रकार की भाषा का विशिष्ट ज्ञान है जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अब इसकी परिभाषा और इसके आगे जानने की जरूरत नहीं है। भाषा विज्ञान एक कला है या फिर कला नहीं है, इस पे भी प्रश्न आता है। भाषा विज्ञान के कार्य क्या क्या है, भाषा को शुद्ध बनाना, प्रकृति बनाना, भाषा का इतिहास दर्शाना, ये सब जो हम भाषा के संबंध में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सब भाषा के ही काम हैं। यानी कि हमारे जो हिंदी साहित्य का ये सारा प्रकरण चल रहा है ना पूरा, आपका ये कह सकते हैं हम
पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस है, ये सब ये समझ लेते हैं कि हम भाषा विज्ञान ही पढ़ रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, भाषा का पूरा जो विवरण प्रस्तुत करता है ये सब भाषा विज्ञान है। लेकिन भाषा की विशेष चीज़ों को जानना भाषा विज्ञान अलग से कहा जाता है, जैसे कि भाषा में क्या सुधार है, क्या बिगाड़ है, क्या भाषा का इतिहास है और क्या उसमें चीज़ें हैं जो उसे लिखने की बात होती है हमारी। तो इसमें ये जो साहित्य शास्त्र आता है ना, इसको भी भाषा विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। साहित्य शास्त्र में जो सारी चीज़ें आती है, छंद, अलंकार, रस, व्यक्ति व्यक्ति, ये सब भाषा में लिखने की तो बात है, लिखने का कैसा सुधारा जाता है तो वो भी आता है उसमें, ठीक है। भाषा पे अनेक कार्य किए गए हैं सुधार पे, वो हम जानते हैं। देखिए किस किस ने कार्य किए और कैसे कैसे कार्य किए वो हम जान लेते हैं। तो प्राचीन संबंध में जानते हैं और मध्य में और वर्तमान में। तो कार्यों में क्या है कि कहाँ कहाँ से संदर्भ आता है। ब्राह्मण और आरण्यक में कार्य मिलते हैं, तो वहाँ पे भाषा का सुधार किस प्रकार हुआ होगा। बोली जाती थी भाषा, तो उसमें कुछ बातें हैं जिनको सुधार लिया। और प्रतिसारण्यक भी एक उसी समय का ग्रंथ है, उसमें किया। निकट्टू में किया, निकट्टू में क्या कहा कि भाषा को वैदिक शब्दों को जो है उनको धीरे धीरे और विश्लेषित कर करके बताया, ठीक है। निरुक्त, निरुक्त में दो तरह के होते हैं, प्रानिरुक्त और सानिरुक्त। तो निरुक्त में भी भाषा का वो किया गया। और छंद आप जानते ही हैं, भाषा की सारी सबसे प्रमुख इकाई होती है। तो इसमें क्या किया, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति एवं शब्दों के इतिहास इत्यादि इत्यादि के बारे में विस्तार से विचार किया गया था। यानी कि जो भाषा विज्ञान हम पढ़ते हैं ना, उसमें सारी चीज़ें हैं, वो सारी इसके प्रयास हैं, ये समझ सकते हैं हम। चाहे हम कुछ और पढ़ रहे हैं, चाहे छंद पढ़ रहे हैं, चाहे अलंकार पढ़ रहे हैं, सब भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी व्याकरण के संबंध में। तो पाणिनि ने सबसे बड़ा काम किया है, व्याकरण को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सबसे पुरानी व्याकरण शास्त्री पाणिनि है, और हमारे हिंदी के व्याकरण शास्त्री कहा जाता है, किसको कहा जाता है, और डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी को भी कहा जाता है, और भी ऐसे हैं विद्वान, ठीक है। कथा सरित सागर में कात्यायन ने किया, पतंजलि ने किया। परिवर्तन विद्वान कौन कौन आए, मुनित्रेय यानी कि मुनि तीन थे वो, वामन, जयदित्य, कांसिक इत्यादि इत्यादि बहुत विद्वान आए आपके, ठीक है। बहुत इन्होंने परिवर्तन किया, विषयानुक्रम का परिवर्तन किया। व्याकरण शास्त्री बहुत आए हैं आपके। तो इन्होंने क्या किया, लौकिक भाषा में परिवर्तन किया और साहित्यिक भाषा में परिवर्तन किया, इत्यादि इत्यादि। अब मध्यकाल के हमने जान लिए, मतलब कहने का ये है कि मध्यकाल में जो हमारे वेदों के बाद में जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था। और इसमें क्या है कि भाषा में चेंजेज बहुत आ गए, आपस में पाली में आया, कुछ अपनी भाषा चला दी, किसी ने कुछ और कर चला दिया। तो ये सब परिवर्तन, ये सब भाषा में किए गए कार्य हैं। मतलब मध्यकालीन भाषा में बहुत कम सुधार हुआ है, सुधार भी हुआ है लेकिन कवियों और इनके द्वारा ही हुआ है। अब विद्वानों में वर्तमान विद्वान आते हैं। वर्तमान विद्वानों में क्या है कि विदेशी विद्वान सबसे पहले आते हैं। तो विस्लन नाम के एक विद्वान आते हैं, जिन्होंने व्याख्यानशाला रखी थी एक। यूरोपीय विद्वानों के अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष किया कि कुछ इस तरह किया कि कुछ कारणों, कुछ बातों को यह तात्कालिक भाषा वैज्ञानिकों ग्रंथों में ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, और प्रभावशाली बनाया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसके आगे और विद्वान आए भारतीय नवीन। तो कौन कौन से आए, रामकृष्ण गोपाल, इन्होंने कुछ प्रयास किए। इन्होंने क्या प्रयास किया, ये मध्यकाल के लगभग लगभग ही आते हैं। मान लिए भाषा विज्ञान के मूल तत्व तथा इनके वाक्य विज्ञान आदि की विवेचना की इन्होंने। अब आधुनिक विद्वान कौन कौन से आते हैं, सबसे आधुनिक मतलब जिनको हम पढ़ते हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अब ध्यान देखिएगा, वहाँ तक कोई खास पूछा नहीं जाता था आपसे, अब परीक्षा में पूछे जाने वाली बात आ गई। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तो बंगाली भाषा के विद्वान थे, ठीक है। इनके बारे में ही पूछ लिए जाते कभी कभार। और इनने क्या है, भाषा को कई वर्गों में बांटा, और ज्ञानिक के रूप में बड़ी व्यापक भाषा में, इसमें बड़ी दृष्टि से इन्होंने भाषा का वर्गीकरण भी किया। भाषा परिवारों का वर्गीकरण और भाषा का, हमारी जो आर्य भाषा है उनका वर्गीकरण किया था इन्होंने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है। डॉक्टर सिद्धेश्वर ने कई भाषाओं और बोलियों में बहुत अच्छी ज्ञान की खोज करी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बनारसी दास भी थे, जैन कवि थे, और पंजाबी भाषा में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। अभी हिंदी का काम ही नहीं चल रहा है, अभी तो भाषा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, भाषा बता रहा हूँ।
और रामास्वामी अय्यर ने द्रविड़ भाषा में काम किया और बहुत महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। बाबूराम सक्सेना हिंदी में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी में, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी संस्कृत और हिंदी दोनों में, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री संस्कृत और हिंदी दोनों में। ठीक है, निष्कर्ष क्या आता है कि इन्होंने सब ने ऐसा काम किया हिंदी में परिवर्तन करने के लिए, धीरे धीरे हिंदी को भाषा के रूप में आए। ठीक है, तो मित्रों ये तो था भाषा के विज्ञान पर किए गए कार्य, यानी भाषा विज्ञान पर, भाषा पर किए गए कार्य। अब हम हिंदी पर और हमारी संस्कृत पे नहीं आ रहे। हिंदी भाषा का विकास, उद्भव हमने कतई अभी तक नहीं पढ़ा। हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा में क्या क्या होना चाहिए, क्या सुधार है, भाषा क्या होती है, किस प्रकार से भाषा को समझा जा सकता है, किस प्रकार भाषा को पढ़ा जा सकता है, क्या क्या भाषा पे कार्य हुए पाश्चात्य में, हमारे देश में पाश्चात्य में बहुत ज़्यादा भाषा पे कार्य हुए मध्यकाल में, और प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे कार्य हुए। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्राचीन काल में भाषा पे कार्य हुए, वेदों में कार्य हुए, निकट्टू में कार्य हुए, उसके बाद हम वेदांतों में कार्य हुए, शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त सब में कार्य हुए, और उसके बाद में लौकिक रूप में भी कार्य हुए। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश गुलाम हो गया ना, उसके बाद में यहाँ पे कार्य हो गए कम। जब भाषा की, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं हमारी, संस्कृत भाषा से जो हिंदी की उत्पत्ति, उद्भव एवं विकास पढ़ते हैं, उसमें आप मानते होंगे बहुत सारे काम किए। लेकिन ये ऐसा है, उसको कार्य नहीं बोलते हैं, उसको ऑटोमेटिकली परिवर्तन बोलते हैं। कार्य सुधार के लिए जो किए हैं वो हमारे किए स्वतंत्रता के बाद में। वो तो अपने आप धीरे धीरे भाषाएं बदली है। जो पाली का उद्भव हुआ, प्राकृत का उद्भव हुआ, और इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें जो आई, वो हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। और भाषा के जो हमारी हिंदी का उद्भव एवं विकास है उसमें पढ़ेंगे, हिंदी का उद्भव एवं विकास में। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि खड़ी बोली के विकास तक हम हिंदी का उद्भव एवं विकास पढ़ेंगे, और पेपर से पहले पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना जाना है कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा क्या है, भाषा के संबंध में क्या क्या सुधार कार्य हुए, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा के संदर्भ में कुछ विशेष बातें हैं वो हमने जानी है। सिर्फ भाषा जाना है बस। अब हिंदी भाषा हमारी है वो हमने जानी नहीं है, और हिंदी भाषा कैसे आई वो हमने नहीं जाना है। अब वो जानेंगे अगले भाग में। वो जानेंगे हम भाषा परिवार एवं भाषा परिवारों का वर्गीकरण, उसमें संस्कृत भाषा कैसे आई, उसके बाद में हिंदी भाषा कैसे आई, वो धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, मध्यकाल को हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भाषा में मध्यकाल में क्या क्या परिवर्तन हुए वो बिल्कुल स्थगित कर दो आप। फिलहाल में हम पढ़ेंगे कि भाषा परिवारों का वर्गीकरण, भाषा परिवार क्या है। भाषा परिवार क्या है ये मैं बता देता हूँ। बहुत सारी भाषाओं की जो मिली जुली एक सी कुछ विशेषताएं होती है, उनके आधार पर उन भाषाओं को एक परिवार में रखा जाता है, वो होता है भाषा परिवार। यानी कि भाषा का भौगोलिक वर्गीकरण जो होता है वो भाषा परिवार होता है। आकृति मूलक वर्गीकरण अलग होता है। भौगोलिक वर्गीकरण जिसमें भूगोल क्षेत्र के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर भाषाओं को एक वर्ग में रखा जाता है, ऊपर नीचे, वो होता है भाषा परिवार, और उसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम इतना जानेंगे कि भाषा परिवार क्या है, भाषा परिवारों का वर्गीकरण कैसे हुआ, भाषा परिवारों में हमारी भाषा का कहाँ तक अस्तित्व है, कहाँ जाकर के हमारी भाषा आई। ठीक है, तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।